फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास को यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ, ये पेड ग्रुप का पीडीएफ है जो कि समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के जो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रयास हुए थे वो क्या कुछ थे। अब ये जो हम प्रयास की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अलग अलग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करी गई, अलग अलग बुक्स लिखी गई जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, उन सबको हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान किया गया, यानी कि रिसर्च की गई, जो कि भारतीय शासन के द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में प्रशासन चलाने के हित में था। अब हित में क्यों था? हित में इसलिए था क्योंकि अगर ब्रिटिश को यहाँ पर पता ही नहीं होता कि हिंदुस्तान किस तरीके का है, यहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या इनका इतिहास रहा है, तो वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सही से नहीं कर पाते। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि एग्जैक्टली इतिहास यहाँ का है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 1765 में बंगाल और बिहार में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में आई तब उसने हिंदुओं में जो उत्तराधिकार था उसमें न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव किया। मतलब किस तरीके से उत्तराधिकार को दिया जाए, मतलब जो पहले शासन चल रहा था अब किसको शासन सत्ता सौंपी जाए अपने अधीन, क्योंकि ऊपर तो ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे, बट जो उत्तराधिकार था वो किस तरीके से सौंपा जाए, इसमें डिफिकल्टी महसूस की। कंपनी ने क्या करा कि जो दीवानी कार्य थे उसके लिए उसमें हिंदुओं के जो दीवानी न्याय के कार्य थे उसके लिए पंडितों का सहारा लिया, वहीं मुसलमानों के जो दीवानी न्याय कार्य थे उसके लिए मौलवियों का सहारा लिया गया ताकि ठीक से सारी चीज़ें करी जा सकें। अब इसी क्रम में एक सोसाइटी का गठन किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। ये पर्टिकुलर ईयर आपको याद रखना है। इसके स्थापना स्थल की बात करें तो कलकत्ता ये इसका स्थापना स्थल रहा। उद्देश्य की बात करें तो प्राचीन भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को समझना, ये बेसिक पर्पस था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में गठित की गई। एग्जामिनेशन में जब आप देखोगे तो अब जो पैटर्न है यूपीपीएससी का, उस पैटर्न में सिर्फ आपसे ईयर नहीं पूछेंगे, उसमें आपसे उद्देश्य भी पूछा जाएगा, उसमें आपसे संस्थापक का नाम भी पूछा जाएगा जिनका नाम क्या था, सर विलियम जोन्स। ये एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने इस बात को प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं। अब जब ये इन्होंने एक चीज़ को मतलब इस्टेब्लिश किया कि जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, अब जब मतलब यूरोपीय भाषाएं हैं वो इससे ही मिलती हैं संस्कृत से, तब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्यूरोसिटी जागी यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनमें, मतलब वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर भारतीय जो विधा है उसको जानने का, उसको अच्छे से अध्ययन करने की एक रुचि उनके अंदर जागृत हुई, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यहाँ के अलग अलग मतलब ये देश थे जहाँ के लोगों के अंदर ये क्यूरोसिटी जागी कि भाई हम भी जाने हिंदुस्तान एग्जैक्टली है क्या। 1789 की बात करें तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम ये एक नाटक था जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने किया था। ये एक दूसरा प्रयास था। अभी तक हमने देखा किसके बारे में, हमने जाना विलियम जोन्स के बारे में, बट एक सेकंड पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था विल्किंस। इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, किसमें, इंग्लिश में। 1804 की बात करें तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये जितने आप प्रयास देख रहे हो, इन प्रयासों का जो मूल था, जो बेसिक था, वो यही था कि किस तरीके से हिंदुस्तान को समझा जाए ताकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाया जा सके। इसके बाद साल 1823 की बात करें तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसको स्थापित किया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद जो थे उसको भी सृजित किया गया। ये जितना देख रहे हो हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बदला हुआ पैटर्न है यूपीपीएससी आयोग का, तो अब समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। ये जो नोट्स हैं इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं।
और मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है समीक्षा अधिकारी के कोर्स को तो जल्दी से ज्वाइन करिए। 1 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुका था। अगर अब आप इसको ज्वाइन करोगे तो अभी भी कुछ खास लेट नहीं हुआ है। जितना प्रीवियस मटेरियल है वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और डेली बेस पर पीडीएफ आते हैं इसमें, ताकि हर एक दिन के साथ में आप खुद को तैयार कर पाओ। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। टोटल अगर फीस की बात करें तो फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1500 रुपये फीस रखी गई है। वैसे 1800 रुपये थी, बट इस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा है तो अभी आप 1500 रुपये में कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि निम्न कारणों ने अंग्रेजों को भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के गहन अध्ययन करने को विवश कर दिया। एक तो ये था कि भैया 1857 में विद्रोह हुआ था। दूसरा, क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों को भारतीयों को धर्म परिवर्तन कराने में जो कठिनाई हो रही थी उस कठिनाई को दूर करना था। तो ये बेसिक रीजंस रहे कि बाद में और ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया, इस बात पे जोर दिया गया कि भारतीयों को समझा जाए, यहाँ की परंपरा को समझा जाए। कारण 1857 का विद्रोह हुआ। दूसरा, ब्रिटिश धर्म प्रचारक जो थे, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पर फैलाना चाहते थे, सो उनकी ये मतलब उनको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो क्या कमियां हैं यहाँ पर वो तभी पता चलेगा जब आप अच्छे से अध्ययन करोगे किसी कल्चर का। तो ये बेसिक रीजंस रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये हैं आपके मैक्स मूलर। इनसे रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आया है। सो इनके संपादकत्व में अधिक से अधिक प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट किया गया था। और जो इन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया था वो अनुवाद सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज इस नाम से प्रकाशित किया गया, टोटल 50 खंडों में। ये दोनों बातें याद रखनी है कि मैक्स मूलर ने जो अलग अलग धर्म ग्रंथ थे जिनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज इस नाम से प्रकाशित किया गया और टोटल ये 50 खंड थे जिसमें इसको प्रकाशित किया गया था। मैक्स मूलर के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का बोध नहीं था। ये बात किसका कहना था? ये कहना था मैक्स मूलर का, कि यहाँ के जो लोग थे, प्राचीन भारतीय जो थे, उनको इतिहास, अगर हम विशेषता बात करें काल और तिथि क्रम की, मतलब वो डेट्स और इवेंट्स, इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहते थे या फिर वो कैपेबल नहीं थे, उनको इस चीज़ का बोध ही नहीं था। मैक्स मूलर ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं, अपने हिसाब से शासन करें, और वे आध्यात्मिक और पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और यह लौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। यानी कि अभी जो चल रहा है उस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो इस जीवन से परे दूसरे जीवन के बारे में सोचते थे और उसी के बारे में सारी चीजें करते थे। मतलब आध्यात्म में डूबे हुए थे और पारलौकिक समस्याओं के बारे में सोचते थे। अभी जो चल रहा है लाइफ में उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जेम्स मिल, इनके बारे में जानते हैं। ये जो जेम्स मिल थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में इस बुक को लिखा गया था। लेखक जेम्स मिल ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब ये जो पुस्तक थी ये 3 अलग अलग खंडों में लिखी गई। एक था इसमें हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। मतलब पूरे इंडिया का जो इतिहास रहा था उसको इन्होंने 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। आगे देखें, अगली जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये है आपका विंसेंट आर्थर स्मिथ। 1843 से 1920 तक ये रहे, मतलब इनका पूरा लाइफ स्पैन था। ये सिविल सर्वेंट थे ये, और स्मिथ के द्वारा भारतीय प्राचीन इतिहास का पहला सुसज्जित इतिहास 1904 में तैयार किया गया था। सो ये पर्टिकुलर ईयर याद रखिएगा, 1904 में विंसेंट स्मिथ ने इंडिया का जो पहला सुव्यवस्थित इतिहास था उसको तैयार किया था। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दी गई थी। ये जो पुस्तक है ये उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी गई थी। मतलब जितनी भी चीजें अवेलेबल थी, जो रिसोर्सेज थे, उनका यूज करते हुए इस बुक को लिखा गया था। इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी गई थी, यानी कि यहाँ पर धर्म से ऊपर उठकर क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उस चीज पर यहाँ पर फोकस किया गया। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने इस बुक में समुद्रगुप्त को युद्ध कौशल और बहादुरी की वजह से भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये विंसेंट
ऑर्थर स्मिथ ही थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इस पर्टिकुलर बुक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि समुद्रगुप्त का जो युद्ध कौशल था, जो उसकी बहादुरी थी, तो उसकी वजह से ही उसको भारत का नेपोलियन ये उपाधि किसने दी थी? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इसके अलावा स्मिथ की इस बुक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण जो है वो वर्णित होता है। जितनी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल करवाया हो तो मैं आपको दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो एनरोल करवाओ। पूरी तैयारी होगी और ग्रास रूट से होगी, समझ रहे हो ना? जब मतलब आप ये देखोगे एग्जामिनेशन में सारे अभ्यर्थी धराशायी हो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ से कवर अप हो जाएंगी। बस आपको डे बाय डे हमारे साथ बने रहना है। ये सारी पीडीएफ आपको पढ़ते रहना है, इसका प्रिंट आउट लीजिए, डेली बेसिस पर पढ़िए इसको। इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसमें ये मतलब ये जो पर्टिकुलर बुक थी, इसमें भारत को जो स्वेच्छाचारी शासन चलाने वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। ये बात विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भी कही। सारांश क्या है? सारांश ये है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की थी उसके 2 लक्ष्य थे। पहला, भारत के चरित्र और उपाधियों को नीचा दिखाना, मतलब ये शो करना कि इंडिया के जो पहले के लोग थे, जो प्राचीन भारतीय थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। वो एकदम कहें तो मतलब इतने ज्ञानी थे ही नहीं, ठीक है? तो उनका जो चरित्र है, मतलब अगर हम कहें तो ओवरऑल इंडिया का जो चरित्र है, जो उपलब्धियां थी, उसको कंसिडर ही ना करना, उसको और नीचा दिखाना। दूसरा, विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना, मतलब इस बात को जस्टिफाई करना कि अगर विदेशी यहाँ पर शासन ना करें तो ये लोग बहुत पिछड़े ही रह जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान, यानी कि विजन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट। अब इसमें अलग अलग जो पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो राजेंद्र मित्र हो गए, आरजी भंडारकर हो गए, वी के राजवाड़े हो गए, इन सब लोगों ने जो बुक्स लिखी, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ बुक का नाम ना आपको याद हो, आपको ये भी पता हो कि वो बुक क्यों लिखी गई, क्या उसका पर्पस था, दूसरी बात क्या कुछ इसके अंदर इलेबोरेट किया गया, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि एग्जामिनेशन में माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी आप मतलब आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप एकदम मतलब हतप्रभ रह जाएं, आपको समझ ना आए कि सारी चीजें आई कहां से हैं। तो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन बहुत टफ होने वाला है, बट यहां पर हमारी कोशिश यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पेड कोर्स में ज्वाइन करना है तो उसके लिए 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।